हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर सब कुछ, ऐसा नहीं है कि 2-4 चैप्टर पढ़ाया छोड़ दिया, नहीं सर, सब कुछ मिलेगा। और एक बात और बताऊं, जो चीज छूटी है वो भी मिलेगी। मतलब सर सीबीएसई ने कुछ डिलीटेड पार्ट किया है कि नहीं किया है? सर वो भी यहीं मिलेगा। तो कहां मिलेगा? सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलेगा। इसलिए आपको जरूर आना है। कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स पे। क्या करने? सर पढ़ाई करने, छूटा हुआ भी और जो आ रहा है वो भी। और किसके साथ? मेरे साथ। सर केमिस्ट्री लेके आ ही रहा हूं। सर कहां तक पहुंच गए थे? सर जी क्लास 11 की केमिस्ट्री चल रही थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे थे। आपने हमको बता दिया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन निकाल चुके थे। और सर आपने एनर्जी के 3 फॉर्मूले दे भी दिए थे, लेकिन आपने एक बात कही थी, सर इस पर भी थोड़ा और काम करना है। तो इसी के अपन दूसरा पार्ट तो नहीं है, लेकिन आपने कहा था इसमें अपन को आगे काम आएगी चीजें, इसलिए अगले वाले पार्ट में थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझाएंगे कि सारी चीजों में क्या होता है। तो चालू करें, एक बार अटेंडेंस हो जाए और फिर चालू करते हैं। ये लीजिए सर, क्या पढ़ी थी आपने? टोटल एनर्जी वाला। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं सर क्या पढ़ा था हमने, कुछ तो पढ़ा ही था। तो सर टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, याद आया कुछ? क्या थी? यही थी कि नहीं थी? हाँ सर, दिख तो यही रही है, यही वैल्यू आई थी कि नहीं आई थी? पक्का? हाँ सर, बात तो सही है, सही कह रहे हो आप, जूल पर एटम। किसके लिए आई थी सर? जूल पर एटम के लिए। हमने कहा ठीक है सर। सर याद करो, इसको और भी निकाला था अपन ने, इसको एक और फॉर्म में निकाला था सर। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सर जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी तो निकाले थे। और पहली बात तो माइनस भूल गए सर, माइनस जरूरी है। तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये सब एक एटम के लिए निकाली थी। फिर मैंने कहा था सर कभी कभी आपको पूरे के लिए पूछ लेता है, पूरे के लिए। पूरे बोले तो सर, हाँ सर याद आया, आपने लास्ट में करवाया था 1 मोल के लिए। तो ये हो गया था अपना जूल पर किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये 3 फॉर्मूले सर आपने करवाए थे हमें पिछली क्लास में, ये तीनों फॉर्मूले। और आपने कहा था इस पे थोड़ी बातें और करनी है, इस पे थोड़ी बातें अपन देखेंगे। तो मैंने कहा था ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अपन देख लेंगे, बहुत इजी चीजें हैं, मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? मजा। फिर मैंने कहा था अब अपन हाइड्रोजन एटम के लिए करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल के देखेंगे क्या आता है क्या नहीं आता है। चलो, तो यहां तक क्लियर है? पक्का क्लियर कर दूं? चलो, मेरे हिसाब से वैसे पढ़ के रखा होगा सब। रखा है पढ़ के क्या नहीं रखा है? पढ़ के रखा है ना? मारूंगा बेटा अगर नहीं पढ़ाई करी होगी तो। चलो, क्या था सर? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और काय में थी ये वैल्यू? काय में थी सर जी किलो जूल पर मोल में थी ना। मैंने कहा ओके। चलो, किसके लिए निकाल रहे हैं सर? सर जी पहले निकालते हैं अपन हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन। सर अगर आप हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हो तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी। ये तो फिक्स है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? 1 होता है। हमने कहा ठीक है। अब किसके लिए सर ऑर्बिट, ऑर्बिट तो बताओ। वो कह रहा है फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट मींस एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी। तो निकाल दीजिए इसकी एनर्जी, उसको मान लो E1। क्या मान लो? E1। मतलब ये फर्स्ट ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कौन सी ऑर्बिट में है? फर्स्ट ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी निकल के आ रही है -1312 डिवाइडेड बाय जेड भी 1 है, एन भी 1 है, तो भैया यही हो जाएगा। और ये हो जाएगा तो भैया ये आएगा, तो इसको हटा दो, ठीक है। और ये हो जाएगी किलो जूल। क्या हो जाएगी सर? किलो जूल पर मोल। क्या हो जाएगी? किलो जूल पर मोल। और अगर आपसे बोले सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकाल दो सर, सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सर यहां पर 2 रखेंगे तो वो कहलाएगी E2, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसमें है? सेकेंड ऑर्बिट में। कितना हो जाएगा सर? सर -312, और Z तो 1 ही है, तो नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और क्या हो जाएगा सर? किलो जूल पर मोल। और इसको और सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा सर? सर -1312 डिवाइडेड बाय 4 किलो जूल पर मोल।
ये आ गई सेकेंड ऑर्बिट की। अब अगर ऐसी मुझसे पूछे सर थर्ड ऑर्बिट की निकाल के बता दो, तो मैंने कहा थर्ड की भी निकाल के बता दूंगा, क्या दिक्कत है। थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट मतलब सर n की वैल्यू 3, कितनी, n की वैल्यू 3। चलो उसको क्या कहेंगे सर, E3 कहेंगे। क्या कहेंगे, E3। हमने कहा ठीक है सर। अब E3 होगा तो क्या हो जाएगा, -312, यही होगा, क्योंकि नीचे किसका स्क्वायर है, n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। ये किसकी आ गई सर, सर जी ये आ गई थर्ड ऑर्बिट की। किसकी आ गई सर, थर्ड ऑर्बिट की। तो सर अगर आपको फॉर्मूला पता है, वो बस आपको दो चीजें बता दे। कितनी चीजें बता दे, दो, कि सर कौन से एलिमेंट की बात हो रही है, तो आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, और कौन से शेल की बात हो रही है, तो आपका काम हो जाएगा, आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल के बता दोगे उसको। मैंने थर्ड फॉर्मूले को यूज किया है, फर्स्ट सेकंड से भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्लियर है इतना, पक्का। एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे की तरफ बढ़ते और फटाफट मजा आने वाला है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। चलिए सर, हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। अगर सर मान लो फॉर हीलियम एटम कर रहे होते, किसके लिए सर, हीलियम एटम, तो सर अब Z1 नहीं होगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो भैया Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और मान लो हीलियम एटम के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए एनर्जी निकालिए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, E1 कहेंगे। कौन सी एनर्जी है सर, E1। E1 क्यों है, क्योंकि सॉरी उस इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं जो कौन से ऑर्बिट में पाया जाता है सर, पहले ऑर्बिट में। मतलब वो कहां पर पाया जाएगा सर, इधर देखिए, ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, और ये तीसरी ऑर्बिट, दिख रहा है। और ये हीलियम हो गया। अब हीलियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है सर, यहां पर है। तो अब इसकी एनर्जी निकालनी है, तो इसकी एनर्जी निकालने के लिए पहले आप मुझे बताओ कौन से शेल में, फर्स्ट शेल में। तो ये रहा सर n की वैल्यू 1, तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, E1। क्या फॉर्मूला था सर, ये Z² अपॉन n² किलो जूल पर मोल, यही होता है। चलो वैल्यूज रखो, -1312 इंटू भैया 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, डिवाइडेड बाय, और ये क्या है भैया, कौन से शेल में, फर्स्ट शेल में, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -1312 इंटू 4। सॉल्व करिए सर, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 ऊपर, 4 1 जा 4, 1 5। सर ये आ जाएगी किसकी, हीलियम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की। किसकी आ गई सर, हीलियम के फर्स्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई, जिसको अपन कहेंगे E1। क्या कहेंगे सर, E1 कहेंगे। ये कोई दिक्कत, ये वैल्यू आपके सामने आ गई। समझ में आया, किसकी है सर, हीलियम की है। तो हीलियम के लिए बस कुछ नहीं सर, Z भी बदलेगा और कुछ नहीं होगा। अगर मैं चाहूं तो सेकंड के लिए भी निकाल लूं। मतलब अब मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है सर, ये था, इसके लिए क्या निकाली मैंने, E1 निकाली, और वो E1 कितनी आई सर, 5248 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास होगी। लेकिन अगर कोई बोले इस इलेक्ट्रॉन की निकाल के बताओ, तो मैंने कहा ठीक है, ये कौन से में भैया, सेकंड शेल में, क्योंकि ये वाला कौन सा शेल है, ये फर्स्ट शेल था, n = 1, और ये कौन सा शेल है, n = 2। तो मैंने कहा ठीक है, इसकी भी निकाल देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये फर्स्ट की निकाली, कौन सा इलेक्ट्रॉन, इसकी निकाली, इसकी क्या है, E1, और इसकी अब निकालूंगा, इसकी क्या आएगी सर, सर इसकी तो E2 आएगी, क्योंकि ये सेकंड ऑर्बिट के अंदर का इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर अपन सेकंड की निकालते हैं, ठीक है, हुआ। चलो बस ज्यादा नहीं करना है, कुछ कुछ चीजें चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे, ये लो, पूरा ही चेंज हो गया सर, क्या ही चेंज करना था। चलो कौन से ऑर्बिट की है सर, सेकेंड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू 2 आनी है। चलो सर, तो E2 फॉर व्हाट सर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसमें, n = 2 में, -1312 Z² अपॉन n², क्या है सर, किलो जूल पर मोल। आ जाओ, -1312 इंटू
z बोले तो सर 2 का स्क्वायर, नीचे भी सेकेंड ऑर्बिट है 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर किलो जूल पर मोल या फिर मोल इनवर्स लिख दो। सर यहां पर इंपॉर्टेंट बात देख रहे हो, निपट गया, क्या बचा सर E2 आ गया, कितना आया -1312 किलो जूल मोल इनवर्स। सर ये आ गई, पिछली वाली कितनी आई थी आपको पता ही है, पीछे आपने देखा ही होगा अभी, और ये आ गई भैया किसके लिए, सेकंड के लिए, सेकंड के लिए आ गई सर। तो ये रही इसकी एनर्जी, ये वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी सर, ये होगी। पहले वाले की जो आई थी शायद 5000 में आई थी, वो किसकी थी, फर्स्ट वाले की। ऐसे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की कहीं पर एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने किस में निकाला, किलो जूल पर मोल में, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी निकाल सकते हो, या अगर आप चाहो तो जूल पर एटम में भी निकाल सकते थे, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। क्लियर है, एक बार स्कोर नोट डाउन करिए, फिर आगे एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जल्दी करो सर, जल्दी जल्दी। चलिए सर, तो समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपके साथ इस पे करनी थी, सर आएंगे जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। अब एनर्जी का भी आपने एक फॉर्मूला निकाला, क्या फॉर्मूला निकाला, यही निकाला आपने, यही निकाला ना, ठीक है, किलो जूल पर मोल। सर ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये वाली जो वैल्यू है ये कैसी है सर, कांस्टेंट है। और आप याद करो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, अगर मैं कांस्टेंट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यही होगा क्या नहीं होगा। अब जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो मैंने कहा जब कांस्टेंट को मैं हटा रहा हूं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाऊंगा, क्योंकि सर अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे इसके ऊपर। क्या बात करनी है सर आपको ऐसी, मैंने कहा बताता हूं अभी, देखो कितनी बढ़िया बात कर रहा हूं मैं आपसे। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर यहाँ पे। सर अगर मैं हाइड्रोजन का केस ले लूं, किसका केस ले लूं, फॉर हाइड्रोजन केस, तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाती है सर, 1। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो अगर मैं देखूं तो एनर्जी क्या हो जाएगी सर, इक्वल्स टू 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन n स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, अब एक चीज बस भूल गए सर, अब माइनस का साइन गायब कर गए। अब सर दिक्कत यह है, मतलब ये बात समझ में आ रही है सर कि एनर्जी और शेल, n मतलब शेल ही होता है ना, n मतलब क्या होता है सर, सर ऑर्बिट होता है, n मतलब क्या है, ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मींस व्हाट, कि सर अगर आपकी शेल बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, या फिर आपकी शेल कम होगी तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। ये रूल होता है किसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। मतलब मेरे हिसाब से मैं ऐसा मान रहा था, इनवर्सली का जो रूल होता है उसके हिसाब से, कि सर अगर ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है सर, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड आपने शेल्स बना लिए, ये आपने शेल्स तैयार कर लिए, ठीक है। अब इन शेल्स का नामकरण कर देते हैं, ये n इक्वल्स टू 1 शेल, ये n इक्वल्स टू 2 शेल, और ये n इक्वल्स टू 3 शेल। इधर की जो एनर्जी होगी उसको E1 मानेंगे, इधर की एनर्जी को E2 मानेंगे, और इधर की एनर्जी को E3 मानेंगे। बस मेरा तात्पर्य यह था सर, मुझे यह पता लगाना है कि जब मैं न्यूक्लियस से दूर की तरफ जाऊंगा, न्यूक्लियस से कहां की तरफ जाऊंगा, दूर की तरफ, मतलब मैं जाऊंगा कहां पर, बाहर की तरफ। जब जाऊंगा कहां पर जाऊंगा, बाहर की तरफ, मतलब इधर की तरफ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा शेल बढ़ रहा है, क्योंकि पहले मैं जाऊंगा 1 को क्रॉस करके, फिर मैं 2 को, फिर 3 को। तो देखिए जब मैं बाहर जा रहा हूं तो शेल इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है सर, शेल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां मुझे पता चला ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एनर्जी के। तो अगर शेल इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन सर आपने पढ़ाया था कि जब मैं न्यूक्लियस से दूर जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, मैंने कहा मैंने गलत नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। लेकिन सर ये क्या बोल रहा है, तो मैंने कहा आप एक चीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैंने कहा किसको, कहते हैं सर ये माइनस देखो ना, ऑल्दो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन सर वो माइनस लगा है। माइनस क्या बोलता है,
अब बात को समझना, अब बात को मैं 1 मिनट में समझा दूंगा। सर मैंने आपको 3 केस पढ़ाए मैंने आपको 3 केस पढ़ाए। सर कौन से 3 केस? पहला केस जब मैं फर्स्ट शेल के लिए निकाल रहा था, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, तो क्या आई थी एनर्जी? सर वो E1 आई होगी और वो आई होगी -1312 किलोजूल पर मोल। यही आई थी कि नहीं आई थी? हाँ सर यही आई थी। अगला देखो E2, सर ये कितना आया होगा? -1312 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 4 किलोजूल पर मोल। ठीक है सर, इसको डिवाइड लगाओ। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 1 बचेगा, 1 1 बचेगा तो भैया 2 जा 8, 32, 32 बोले तो 4 8 जा 32। सर सही तो बोल रहा है ये एक्सप्रेशन। देखो एनर्जी कम हो गई। मैंने कहा कम नहीं हुई भाई, ढंग से देखो, ये माइनस था 1312, ये -328 है। माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी वैल्यू होती है कि नहीं होती है? अरे हाँ सर, हम तो फंस गए हैं, क्योंकि ये बताओ -3 बड़ा है कि -5 बड़ा है? जल्दी बताओ, पहले जल्दी बताओ। सर -3 बड़ा है, तो यहां पर कौन सा बड़ा होगा? हाँ सर, ये तो बहुत छोटा है और ये इसके कंपैरिजन में बड़ा है, मतलब E1 से बड़ी E2 है। मैंने कहा यही तो मैं कह रहा था। E3 देख लो। हाँ सर E3 और एक और बात देखते हैं, यही होता है किलोजूल पर मोल इनवर्स। मैंने कहा भैया 3 से डिवाइड मतलब 9 से डिवाइड, यही होगा ना, 3 का स्क्वायर 9 से डिवाइड। 1 मिनट आ जाओ सर, 9 1 जा 9, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 4, 41, 41 बोले तो सर 9 4 जा 36, 5 बचेगा 52, 52 बोले तो सर 45 से ले लो ना, तो 9 5 जा 45, कुछ पॉइंट में आएगा, ठीक है, लेकिन मैं इतना ही ले लेता हूं। सर माइनस लगाए, देखो और कम हो गई, मतलब ये वैल्यू बड़ी है। मतलब अगर देखा जाए तो सर मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, समझिए। E1 कितना है? E1 है आपका, रुको दूसरे कलर से लिखेंगे नहीं तो पूरा हो जाएगा। E1 कितना है? -1312। E2 कितना है? -328। और ये कितना है? -145। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? तो जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं मेरी एनर्जी गोज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है मेरी एनर्जी भी बढ़ती जा रही है, बस वो कम हो रही है नेगेटिव में, इसलिए मुझे लगता है कहीं वो कम तो नहीं हो रही, लेकिन वो इनडायरेक्टली बढ़ रही है सर। और जब ये 0 पे पहुंच जाएगी आपका इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा सर? बाहर निकल जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि सर ये दिखता है इनवर्सली है, लेकिन वो इनवर्सली है नहीं, वो एक तरीके से एनर्जी को इंक्रीज ही कर रहा है, बस वो नेगेटिव वे में आपका कम कर रहा है। और नेगेटिव वे में कम करने का मतलब होता है एनर्जी इंक्रीज होना। क्या होना सर? एनर्जी का इंक्रीज होना। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? कंफर्म? एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे की तरफ बात करते हैं और जल्दी इसको कंक्लूड करते हैं। जल्दी 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 चलिए, कर लिया नोट डाउन? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? समझ में आ गई पॉइंट क्या है? कि सर जैसे ही मैं न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाता हूं, मतलब पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, तो भैया मेरे हर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती जा रही है सर? बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। आप खुद देखिए ना, पहले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी? -1312 किलोजूल पर मोल। सेकेंड के पास कितनी थी? -38 किलोजूल पर मोल। और थर्ड के पास कितनी थी? -145 किलोजूल पर मोल। आपको लग रहा होगा कि सर इनका मैग्नीट्यूड तो कम हो रहा है, लेकिन सर आगे साइन देखिए, माइनस का साइन लगा है, और माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होती है वो वैल्यू उतनी बड़ी कहलाती है। तो भले यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इस माइनस ने हमारा काम कर दिया और एक तरीके से उसको डायरेक्टली में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? डायरेक्टली में। यही रीजन होता है कि जब मैं न्यूक्लियस से दूर जाता हूं तो भैया इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती जाती है? बढ़ती चली जाती है। और एक टाइम आएगा ऐसे ही माइनस में और कम होती जाएगी, वैल्यू बढ़ती 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 बढ़ती, एकदम जब मैं और एक्सट्रीम पे पहुंच जाऊंगा तो वहां जाके क्या हो जाएगी? 0 किलोजूल। और जब 0 किलोजूल हो जाएगी सर, उतनी एनर्जी पे वो इलेक्ट्रॉन एटम के कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा।
वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे अपन उसकी? आयोनाइजेशन एनर्जी। जब एटम के पास कोई एनर्जी नहीं है तो अब इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं है तो उसको पूरा इलेक्ट्रॉन को एटम से क्या कर दिया? बाहर खदेड़ दिया गया है। अब उसका कोई वास्ता नहीं इलेक्ट्रॉन से, और एटम से, और इलेक्ट्रॉन कहां जा चुका है? बाहर जा चुका है। तो यही सारी बातें थी जो मैंने कहा था मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, बहुत ज्यादा जरूरी थी। ठीक है, कैलकुलेशन आपको पता ही है कैसे करना है। अगर आप चाहो तो एक लिथियम का भी करके दिखाता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे बात करते हैं। लिया स्क्रीनशॉट? जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। तो ये सर -1/n² पे डिपेंड करता है। करता z पे भी है, लेकिन z क्या होता है? एक एटम के लिए फिक्स हो जाता है, और एक एटम के अलग अलग ऑर्बिट पे देखोगे तो z की वैल्यू तो फिक्स हो ही जाएगी। ठीक है, चलो एक काम करो, फॉर लिथियम निकाल के देख लो। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, Z मतलब आएगा सर 3। चलिए सर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू, सर फॉर्मूला थोड़ी बदल जाता है, फॉर्मूला तो यही रहता है। यही होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाले, n की वैल्यू कितनी है सर? सर 1 है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर? E1 होगा -1312 इंटू Z कितना है सर? सर 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 का स्क्वायर किलो जूल मोल इनवर्स -1312 इंटू 9 किलो जूल मोल इनवर्स। ये आ गई अपनी किसकी सर? E1 आ गई है। क्या आ गई है? E1 आ गई है। क्या आ गया सर? E1 आ गया। ये ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब अगर मैं ऐसे ही सेकेंड ऑर्बिट की निकालू, किसकी निकालू सर? सेकेंड ऑर्बिट की। चलो आप निकाल के बताओ सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, फटाक से निकाल के एक बार स्क्रीनशॉट में, सॉरी स्क्रीनशॉट में नहीं, कमेंट बॉक्स में डालिए। जल्दी डालो, जल्दी डालो भाई, इतना वेट नहीं करते हैं। E2 कितना हो जाएगा? -1312 इंटू Z कितना है सर? अभी भी एक ही एलिमेंट की बात चल रही है, तो 3 स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू कितनी है सर? सर n कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर करो आगे। कितना हो जाएगा? -1312 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 किलो जूल मोल इनवर्स। यही आई क्या आपकी? भैया सबको करना है, सबको। मेरे देखने से पहले आप यहां पर निकाल के बताइए, वीडियो को पॉज करिए, लेकिन वैल्यू आनी चाहिए। और आप यहां से देखेंगे तो भैया E2 बड़ी है किसके कंपैरिजन में? E1। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं N2 बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में? N1, क्योंकि N2 शेल बड़ी होती है N1 के कंपैरिजन में, इसलिए भैया वहां पर जो एनर्जी है वो भी बड़ी है एज कंपेयर टू E1। ये चीज अपन ने अभी देखी। भली इनका रिलेशन इनवर्सली आ रहा था, लेकिन माइनस ने इतना बढ़िया वेल प्ले करा है, एकदम विराट कोहली कवर्स ड्राइव, तो भैया उसने उसको क्या कर दिया? डायरेक्टली जैसा सम्मान दे दिया है। और जैसे जैसे आप ऑर्बिट को बढ़ाते जाओगे, न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, आपकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? तो ये था सर जो मेरे को आज आपको बताना था, एनर्जी और ऑर्बिट्स का रिलेशन, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ये आपको पता होना चाहिए था। क्लियर है यहां तक बात? मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं है इसमें, और यहां पर आपका समाप्त होता है सर क्या? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी आपकी मैंने यहां पे खत्म करवा दी है, समाप्त। सर जी आप लोग के लिए अद्भुत बैच आया है, क्लास 11-12 इंग्लिश मीडियम। सर क्या करवाओगे इसमें? मैंने कहा बताता हूं विशेषताएं सर, बेस्ड ऑन कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड सिलेबस। कहीं बाहर नहीं जाएंगे सर, एक्स्ट्रा के नाम पे गलत नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? बिल्कुल अंदर ही रहेंगे एकदम। डाउट सॉल्विंग सेशन वैसे तो सर अभी भी आते हो लाइव में, लेकिन सर हर बच्चे के लिए, हर एक बच्चे को करवाया जाएगा। उसका डाउट है भाई, डाउट सॉल्व नहीं होगा मैं घर नहीं जाएगा, आज बात खत्म। वैसी वाली बात, वन शॉट रिवीजन हम करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? कुछ एक इंटरेस्टिंग बात है। ई नोट्स सर, जो आप चिल्लाते रहते हो सर कौन से नोट्स लिखें, क्या लिखें, सब दिए जाएंगे। पूरे नोट्स प्रोवाइड करूंगा। क्या पढ़ना है पेपर से पहले, कौन से नोट पे ज्यादा फोकस करना है, सब बताया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट एंड सोल्यूशन सर, अपने आप को चेक करने का सबसे बढ़िया मौका, सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि अपने आप को चेक करना है तो टेस्ट देना जरूरी है। फिर सर माइंड मैप वीडियोस कैसे काम करना है, MIQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ये करना बहुत जरूरी है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दोगे तो काम नहीं हो पाएगा।
फिर सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया पेपर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं 18 मतलब लगभग कितने परसेंट 25%। अगर 70 का 25% एमसीक्यू है तो सर एमसीक्यू पे पकड़ बनाओ ना। तो बनवा तो रहा हूं किसके फॉर्म में, डीपीपी, और खतरनाक बनाऊंगा इसके अंदर लाके, क्योंकि अपन की सोच है ये 95%। दूसरी बात सीबीएसई सैंपल पेपर सर ये भी सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ एक और चीज सॉल्व कराऊंगा सर, मॉक टेस्ट। सर अब क्या है, ये कौन से नाम लेके आते हो यार आप भैया। मॉक टेस्ट का मतलब होता है 3 घंटे का पेपर। जितने ज्यादा 3 घंटे के पेपर लगाओगे उतना आनंद आएगा जब 3 घंटे का पेपर लिखोगे। तो इतनी सारी चीजें होगी सर किसके अंदर, अद्भुत बैच के अंदर। इसलिए सर डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को देखिए, क्लिक करिए, बताइए हमें लेना है क्या, अद्भुत बैच। और अद्भुत बैच लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल कर दीजिए, आपके पास कॉल आ जाएगा, नहीं तो इस नंबर पे घंटी बजा दीजिए। सर टाइमिंग है 10 AM से 6 PM, और बोलिए सर अद्भुत बैच लेना है। मिलने वाला हूं मैं आपके साथ इतनी सारी चीजों को लेके, तो इसीलिए सर बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, और बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे सर। लिमिटेड सीट है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कहीं देर ना हो जाए। पक्का क्लियर है, कंफर्म। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो भैया फिर बढ़ते हैं आगे और मिलेंगे अगले जबरदस्त लेक्चर में जो होने वाला है कल। और सर बिल्कुल भी कोई अपने लाइव सेशंस मिस नहीं करेगा। जैसे कि आपको पता है लाइव सेशन हो रहे हैं टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 2:30 बजे दिन में, और मजा आ रहा है इसमें। क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ओके।